एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं कविता चौधरी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड, जो स्टूडेंट हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए मोस्ट हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूं। ट्रिक के साथ रस, छंद और अलंकार करवाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% नहीं 200% पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो से 5 से 6 नंबर कवर होने वाले। भाई रस, छंद और आपका अलंकार हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और बता दूं मैं फ्रेंड्स, ट्रिक के साथ भी बताऊंगी और कंसेप्ट भी बताऊंगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 100% आएंगे। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, रस क्लास में ही याद करा दूंगी। ठीक है, क्लास में ही चीज़ों को याद कर लेना। अब इतना समय नहीं है जो दोबारा से रिवीजन करो। इस वीडियो से ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको चीज़ें भी पता चल जाएंगी क्या है, किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो, रस जो है आपके काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। ठीक है, रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है भाई? रस को कहा जाता है। स्वादिक जो अर्थ रहता है वो रहता है आनंद। ठीक है, इसका जो अर्थ रहता है रस का, स्वादिक अर्थ वो आनंद होता है। सर्वप्रथम रस को किसने बताया? भरत मुनि ने। सभी को बताया होगा सर्वप्रथम रस को किसने बताया था? भरत मुनि ने बताया था। भरत मुनि के आधार पर के अनुसार कितने रस होते हैं भाई? 8 प्रकार के रस होते हैं। जब सबसे पहले भरत मुनि ने रस बताए थे वो 8 बताए थे। ठीक है, उसके बाद 9 आए। ठीक है, और उसके बाद जो आज जो रस होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्या होते हैं सभी चीजें देखेंगे। देखो, रस के 4 अंग होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस के 4 भाग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, ट्रिक के साथ और बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी। आप कभी नहीं भूलोगे भाई रस, अलंकार, छंद किस तरह से आपको कठिन लगते होंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस भी 100% आते हैं जिनका टीजीटी पीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट है। मोस्ट हेल्पफुल वीडियो है। चैनल को अभी से अभी बता दूं, अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो और अभी की अभी लाइक कर लो वीडियो को। देखो, हिंदी में रसों की संख्या 9 नवरस है। ठीक है, हिंदी में जो आपके रस हैं वो 9 है। सबसे पहले भरत मुनि ने 8 रस दिए तो उसके बाद ये 9 हो गए थे। वात्सल्य रस 10वां है, भक्ति रस आपका 11वां है। वैसे तो जो आपके रस हैं वो 9 ही हैं, लेकिन अगर वात्सल्य रस और भक्ति रस ये जो 2 रस हैं ये श्रृंगार रस के भाग हैं। ठीक है, ये दोनों श्रृंगार रस के भाग हैं। अगर इन दोनों को शामिल करें तो ये 11 हो जाएंगे। और वैसे आपकी जगह रसों की संख्या पूछी जाए तो आपको 9 ही टिक करना है। ठीक है, आपको वो इसी तरह से पूछेगा वात्सल्य भक्ति रस। ठीक है, किसी तरह से अगर इनको ऐड करने के बाद पूछे तो आपको 11 रस बताने हैं और जो आपके टोटल जो रस रहेंगे वो 9 ही रहेंगे। ठीक है, इन्हीं का एक रस है श्रृंगार रस, उसी के ये दोनों भाग होते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, श्रृंगार रस स्थायी भाव प्रेम। ठीक है, जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। नोट कीजिए, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है भाई? रसराज कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाएगा। नोट कीजिए, जब नायक और नायिका, ठीक है, नायक और नायिका, ठीक है, नायक है ये, नायक और नायिका के प्रेम सौंदर्य की बात हो तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, नायक होगा उसकी नायिका होगी, जब उन दोनों के प्रेम की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अब श्रृंगार रस भी भाई 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखो, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, आप ये जो चीज़ लिखी है यही देख लो आप। सबसे पहले देखो, जैसे कि एग्जाम्पल में होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहिनी हंस देन कहीं नहीं जाए। ठीक है, तो ये क्या है भाई? आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस का। उसके बाद आता है आपका दूसरा रस जो रहता है वो है हास्य रस। स्थायी भाव इसका हास होता है। स्थायी भाव क्या होता है भाई? हास होता है। नोट कीजिए, वेशभूषा वाणी आदि की विकृति देख मन प्रसन्न होना ही हास रस होता है। किसी भी देख के, किसी पंक्ति को पढ़ के, ठीक है, चीज़ों को देखकर आपको हंसी आए, ठीक है, तो उसी का जो स्थायी भाव रहता है वो हास होता है। तो आपकी जो पंक्तियाँ होंगी उनको पढ़ने से, उसकी विकृति को देखकर आपका मन प्रसन्न हो रहा है, हंस आपको आ रहा है, तो वो आपका हास्य रस हो जाएगा। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न वाका होए। अब वो कह रहा है भाई बुरे समय को देख के गंजा तू क्यों रो रहा है, किसी भी परिस्थिति में तेरे तो बाल ही नहीं है, तेरे तो बाल भी वाका नहीं होगा। पंक्ति को पढ़ के हंसी आ रही है तो हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे श्रृंगार रस का मैंने बता दिया, जो नायक नायिका के प्रेम का जहाँ पे वर्णन हो, यहाँ पे देखो नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो रहा है, मोहिनी हंसे देन कहीं नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है श्री कृष्ण राधा की बातें हैं भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कौन सा नायक नायिका का हो रहा है? तो श्रृंगार रस है। इसी तरह से यहाँ पे हंसने की बात आ रही है तो ये आपका हास्य रस हो जाएगा। उसके बाद आपका करुण रस है भाई। देखिए, करुण रस में क्या होता है? स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव जो रहेगा वो है शोक। तो दूर जाने से वियोग, ठीक है, दूर जाने से वियोग, प्रेमी को बिछड़ना इत्यादि, ठीक है, रही
जहाँ करुण रस में क्या होगा, वहाँ पर वियोग होगा, प्रेमी और प्रेमिका का वियोग होगा, दोनों का एक दूसरे से बिछड़ना होगा, तो वहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा। और करुण रस का जो स्थायी भाव रहेगा वो आपका शोक रहेगा, ठीक है, शोक। रही खरकती हाय भूल सी पीड़ा उर में, दशरथ के गालिनी त्रास वेदना, विविंडित चाप कथा पे कह सके, ये दूसरा है, दूसरी लाइन है भैया, ठीक है। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, तो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे आपका जो है शोक है कि दशरथ जी की जो पीड़ा थी उसको जो यहाँ पे भाव दिखाया गया है, उसके प्रति यहाँ पे शोक को, जो आपका शोक होगा उसको प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो वियोग, प्रेमी का बिछड़ना इत्यादि आदि चीजें आएंगी, तो वहाँ पे करुण रस हो जाएगा। अगर करुण रस का आपको स्थायी भाव पूछे तो आप शोक कर देना। उसके बाद देखो वीर रस, वीर रस का जो स्थायी भाव रहेगा उत्साह रहेगा, जोश रहेगा, ठीक है। बुंदेले हरवोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो खूब लड़ी मर्दानी, देखो जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई है उसकी जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सा ही जुनून, उत्साह आ जाता है, ठीक है। तो वो जो उत्साह हमारे अंदर आ रहा है उनकी तरह कार्य करने का, वही हमारा क्या है भाई, वीर रस है, ठीक है। और वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह रहेगा। यहाँ पे आप, मैं जल्दी जल्दी रिविजन करवा रही हूँ, अगर आप करोगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप करते हो तो यहाँ से आपका रिवीजन भी होगा और चीजें भी यहाँ पे 200% पूछी जाएंगी, ठीक है। शांत रस क्या होता है भाई, स्थायी भाव इसका निर्वेद होता है। जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही, क्या कह रहा भाई, शांत रस। शांत रस जो रहेगा वो रहेगा जब आप जो है सभी मोह माया से एकदम अलग हो जाए और प्रभु को अपना सब कुछ मान ले, तो वहाँ पे शांत रस होगा, ठीक है। तो ये यही यहाँ पे ज्यादातर जो होंगी पंक्तियां होंगी वो हरि से भक्ति की वो पंक्तियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। शांत रस रहेगा, वहाँ पे मोह माया सबसे अंधियारा बिल्कुल हट गया होगा जीवन से, ठीक है। तो वहाँ पे शांत रस रहेगा, स्थायी भाव आपका निर्वेद रहेगा। भक्ति रस क्या रहेगा, स्थायी भाव इसका देवव्रती या अनुराग, भक्ति जो आपका भक्ति रस है उसका स्थायी भाव आपका देवव्रती अनुराग रहेगा। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, यहाँ पे क्या है, भक्ति है, ठीक है। तो राम भगवान कृष्ण इनका ज्यादातर वर्णन होगा, तो वहां पे आपका भक्ति रस हो जाएगा। आपको स्थायी भाव ध्यान रखना है, देवव्रती अनुराग, इस तरह से। वात्सल्य रस, देखो स्थायी भाव वात्सल्यता रहेगा, वात्सल्य का वात्सल्यता सभी कर लेंगे। किलकत काना घुटरूपन आवत, मणि में है कनक नंद के आंगन, बिंब पर्क रवैये धावत, यहाँ पे क्या है भाई, वात्सल्य रस है, पुत्र और माता का प्रेम का वर्णन है। यहाँ पे कान्हा जी और यशोदा माता की बात का वर्णन किया गया है, जहाँ पे माता और प्रेम दर्शाया गया, माता का अपने पुत्र के प्रति, तो वहाँ पे आपका वात्सल्य रस रहता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो 8 नंबर रस है भैया का, वो है विभत्स रस। स्थायी भाव जो होता है, जिगुस्सा होती है, घृणा होती है। क्या होता है भाई, जिगुस्सा होती है, घृणा होता है। किसी भी चीज को आपको घृणा आए, देख के घृणा आए, पंक्तियों को पढ़ के यहाँ पे आपको घृणा आती है, महसूस आता है। जैसे आपसे कोई बात करे किसी के बारे में कि उसके साथ इस तरह से हुआ, तो आपको सुन के घृणा आती है। उसी तरह से वाक्य में पंक्तियों को पढ़ के जब आपको घृणा का अनुभव हो तो विभत्स रस हो जाएगा। उसका स्थायी भाव आपका जुगुस्सा या घृणा रहेगा, ठीक है। सिर पर बैठा काग आंख दो ही खात निकास, देखो सिर पर बैठा का आंख क्या है, निकाल के खा रहा है, तो कितनी सुन के ही हमको क्या है, घृणा आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, वहां पे आपका विभत्स रस हो जाएगा। देखो उसके बाद अभी आपका रौद्र रस, रौद्र का जो स्थायी भाव रहेगा वो है क्रोध, ठीक है। रौद्र का क्या है, क्रोध है। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जो यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण के जो वचन थे, जब उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, तो उनके वचन सुनकर उनको क्या था, क्रोध आने लगा था। सब सली अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, तो ये यहाँ पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी के, वहाँ पे पंक्तियों को पढ़ने से आपको पता चल रहा है किसी को किसी के प्रति गुस्सा प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रौद्र रस कर देना है, ठीक है। रौद्र रस आपको कर देना है। भयानक रस कहाँ है, स्थायी भाव आपका भय रहने वाला है भयानक रस का। अखिल यौवन के रस उबार हड्डियों के खिलाते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याह के चूली कास, तो यहाँ पे भयानक रस है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अखिल यौवन के रस उभार हड्डियों के खिलाते कंकाल, हड्डियां कंकाल इन सारी बातें आ रही हैं, तो यहाँ पे हमको डर का अनुभव होगा, ठीक है। इस तरह की पंक्तियों को पढ़ के डर वह का अनुभव होगा, तो वहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। और जो रस का, भयानक रस का जो स्थायी भाव रहेगा वो रहेगा भय। अद्भुत रस जो रहेगा आपका स्थायी भाव, ठीक है। विस्मय आश्चर्य देख यशो शिशु के मुख में सफल विश्व की माया, तो यहाँ पे अद्भुत चीजें होंगी। जब यशोदा माँ, ठीक है, जब श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं, यशोदा माँ
माँ बोलती है उससे कि मुंह अपना खोल के दिखाओ बेटा। जब वो उसका मुंह खोल के देखती है तो क्या देखती है, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड देखती है। तो वो एक अद्भुत है, ठीक है, अद्भुत सी लीला हुई। तो वही आपका क्या रहेगा, अद्भुत रस, और इसका स्थायी भाव आपका विस्मय, आश्चर्य हो जाना, इस तरह से। अलंकार देखिए, अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा, शब्द अलंकार और आपका अर्थ अलंकार। जहाँ शब्दों के कारण वाक्य में, पंक्तियों में चमत्कार हो वहाँ शब्द अलंकार रहेगा। अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ प्रकट हो, ठीक है, जहाँ पंक्तियों से अर्थ जो निकले उसको आपका अर्थ अलंकार हो जाएगा, ठीक है। शब्द जो अलंकार होता है वो तीन प्रकार का होगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, सभी को पता होगा। और जो अर्थ अलंकार होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांति, मान, संदेह, असंगति, मानवीकरण, ठीक है, ये रहेंगे अर्थ अलंकार। इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है, ऐसे ही बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम से एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो एक बार में ही आप करेक्ट कर दोगे बिना टाइम कंज्यूम किए। देखो सबसे पहले करेंगे भाई अनुप्रास अलंकार, ठीक है। देखो वर्ण लिखा है यहाँ पे, जहाँ एक वर्ण अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पे वर्ण सभी को पता होगा, एक एक है, एक एक शब्द लिखे होते हैं वो आपके वर्ण होते हैं। जहाँ क्या है भाई, एग्जाम्पल से समझिए आप, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चे 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 की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। मैं रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे देखो रे 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 की आवृत्ति है। जहाँ जो है वर्ण हो, अक्षर हो, जहाँ पे बार बार आवृत्ति हो रही हो उस वर्ण की या फिर अक्षर की, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। आई होप अब कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं भाई, स्पीडली चलेंगे, सारी चीजें करवानी है, ठीक है। यमक अलंकार अर्थ दो रहेगा इसका, जहाँ एक शब्द दो बार आए या फिर दो से अधिक बार आ जाए, एक ही शब्द है कोई, वो एक बार आ जाए या फिर दो से अधिक बार आ जाए, वहां आपका यमक अलंकार होता है। दोनों का जो अर्थ रहेगा वो अलग अलग रहेगा, जो एक ही शब्द होगा वो दो बार आएगा या फिर दो से अधिक बार आएगा, लेकिन जो उनका अर्थ होगा वो होगा अलग अलग, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझो, काली घटा का घमंड घटा, पहले घटा का जो अर्थ है वो मेघ हो जाएगा। यहाँ पे देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा घटा दो बार आ रहा है, ठीक है, घटा घटा दो बार आ रहा है, पढ़ने में दोनों ही सेम है, लेकिन यहाँ पे जो घटा है इसका अर्थ अलग है, इस घटा का अर्थ अलग है। पहली घटा का जो अर्थ है मेघ है, बादल है, ठीक है, बादलों से घटा कहते हैं, मेघों से जब आती बरसात होती है तो कहते नहीं घटा यहाँ गई, इस तरह से। दूसरी जो घटा है उसका अर्थ भाई आपका क्या है, कम होना, मतलब घट जाना, बोलते नहीं घटा घटा करना, घट जाना चीजें, इस तरह से। जहां शब्द आपका एक बार आ जाए या दो बार आ जाए लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग होगा तो वो होगा भाई आपका यमक अलंकार, ठीक है। आई होप कि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लिखा भी यहाँ पे, कनक कनक ते सौगुनी मादत अधिकाए, वा खाए वो राय नर पाए वो राय। यहाँ पे जो कनक कनक है एक ही शब्द है, पढ़ने में भी दोनों सेम है, लेकिन पहले जो कनक का अर्थ है वो सोना है, दूसरे कनक का अर्थ जो है धतूरा है, ठीक है। श्लेष अलंकार समझ लीजिए भाई, श्लेष अलंकार जो अर्थ होगा वो चिपका हुआ होगा, पहले अर्थ के शब्द के साथ चिपका हुआ होगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा, उसमें तो एक शब्द था एक से दो बार आ रहा था, दो से कई बार आ रहा था, ठीक है, आपके यमक अलंकार में। लेकिन जो शब्द होगा यहाँ पे एक ही बार आएगा और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे श्लेष अलंकार। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। उदाहरण देखिए, पानी गए न ऊपरे मोती मानिस चून। यहाँ पे जो है मोती के लिए, मनुष्य के लिए, आटा के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो अर्थ है इसका अर्थ अलग है, लेकिन बता दूं फ्रेंड्स, देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है, यहाँ पे पानी, ठीक है, इनका अर्थ अपना जो है अलग अलग है। यहाँ पे जो पानी है, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून, मोती के लिए है एक बार पानी तो मोती के लिए है, एक जो है मनुष्य के लिए है, आटे के लिए है, और चूने के लिए है। तो यहाँ पे जो है अर्थ एक बार नहीं है, ठीक है, अर्थ कई बार है, और जो शब्द है आपका एक ही बार आया हुआ होगा। तो इस तरह से करना आपको श्लेष अलंकार। उसके बाद अभी आपका श्लेष अलंकार, अर्थ चिपका हुआ होना। श्लेष अलंकार में क्या होगा, अर्थ जो है चिपका हुआ होगा साथ में। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, उसका अर्थ भिन्न हो, ठीक है, अर्थ तो एक ही बार, शब्द तो एक ही बार होगा लेकिन अर्थ भिन्न होगा, तो वहाँ आपका श्लेष अलंकार होगा। शब्द एक बार, उसमें शब्द आपके दिख से दो बार, दो से तीन बार तक आ रहे थे, ठीक है, तो उनका अर्थ अलग लगता है। यहाँ पे जो है शब्द तो एक बार ही आएगा, उनका अर्थ भिन्न होगा। किस तरह से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। यहाँ पे जो है पानी मोती के लिए है, मनुष्य के लिए है, चूने के लिए है, तो यहाँ पे जो है इनके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। शब्द एक ही है पानी, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग आ रहा है। नेक्स्ट है भाई आपका अर्थ अलंकार का जो फर्स्ट हो जाएगा उपमा अलंकार। उप मतलब होता है समीप, मा होता है मतलब मापन, ठीक है, तुलना।
तुलना की जाए, कंपैरिजन किए जाए दो चीजों में, तो वहां आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ट्रिक भी समझ लो भाई, ट्रिक भी जरूरी है। उपमा अलंकार को आप ट्रिक से ही जान लोगे। यदि उदाहरण में सा है, जैसा है, सी है, जैसे शब्द आ जाए तो वो आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चांद सा सुंदर मुख, अब यहाँ पे देखो भाई, चांद और सुंदर मुख, जो सुंदर मुख है उसकी तुलना चांद से की जा रही है, तुलना की जा रही है सुंदर मुख की, चांद से तुलना की जा रही है, और सा भाई यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि ट्रिक थी आपकी। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इसमें इतना ही था, और सुन लो, कुछ सुनना है तो यहाँ पे ये भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हैं। वैसे उपमेय जो सामने प्रस्तुत हो, ठीक है, उपमेय जो होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका जो सुंदर मुख है, जो सुंदर मुख है वो उपमेय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सामने प्रस्तुत है। तो जो चीज आप उपमेय जो सामने प्रस्तुत हो और वह तुलना की जाए उसकी, उपमान प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, जो आपका उपमान होगा, तो यहाँ पे जो चांद है ये उपमान है, ये उपमेय है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। ठीक है, ये उपमेय है, ये हमारे सामने प्रस्तुत है, और इसकी तुलना चांद से की जा रही है। चांद जो है भाई विशेष है, ठीक है, प्रमुख है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि चांद और एक ही है संसार में, तो उसकी तुलना किसी विशेष चीजों से की जाए तो वहां आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ट्रिक भी बता दी, कंसेप्ट भी बता दिया, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा दिया, तो कभी नहीं भूलोगे उपमा अलंकार। देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्र के समान, तो किसके समान है भाई? चंद्र के समान मुख। रूप अलंकार समझिए बहुत ही ईजी है, उसमें तो कंपैरिजन किया जा रहा था, सा आ रही थी, जैसी आ रही थी, सी आ रही थी, और यहाँ पे तो कंपैरिजन ही खत्म कर देगा। रूपक में क्या कंपैरिजन ही नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो उसमें तो कह रहा था चांद सा सुंदर मुख, ठीक है, और वहाँ यहाँ जो है सा ही नहीं लगाएगा कि तुम्हारा मुख ही चांद है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वहां आपका रूपक होगा। जहां उपमेय में उपमान का उपभेद रूप से आरोप हो, जिन अलंकारों में ज्यादातर योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, यहाँ पे इसकी ट्रिक समझ लेना, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से योजक चिन्ह आएगा आपका। चरण कमल बंधो हरियाई, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन। तो इस तरह के जो वाक्य हैं डैश वाले, तो यहाँ पे आपका रूप अलंकार होगा। ठीक है, इस तरह के वाक्य में आपका रूप अलंकार आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन ही खत्म कर देगा। चरण कमल मंदो हरे, चरण और कमल, ठीक है, जो आपके वो चरण है कमल के जैसे ही, मतलब चरण जो है कमल ही है। ठीक है, जैसे नहीं कमल ही है, इस तरह से जहाँ पे जो आपका मुख है वो चंद्रमा ही है। ठीक है, जैसा नहीं है, चंद्रमा ही है। कंपैरिजन खत्म कर देगा, डैश वाला आ जाएगा, तो आपका रूपक अलंकार बहुत इजी होता है भाई। रूपक अलंकार आप इजीली समझ लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका उपमेय उपमेय में जो आप विभेद ही खत्म कर दिया जाए तो वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है भाई आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। ट्रिक समझो, जहाँ जनु जानू मनु मानू जानू जो मानो जानू आदि शब्दों का प्रयोग हो। सो तुम जानू, तो इस तरह से जानू मानू जनु जानू, इस तरह के वाक्य लिखे होंगे आपकी सेंटेंस पंक्तियों में, तो आप कर देना उत्प्रेक्ष अलंकार। बहुत ईजी है भाई। अतिशयोक्ति, जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। अब देखो भाई, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है, इस तरह की जो वाक्य बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किए जा रहे हैं पंक्तियों को देखकर। ठीक है, पंक्तियों को देखकर हमको लग रहा है कि बातें जो यहाँ पे की गई हैं बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर की गई हैं। ठीक है, जिसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान, भ्रम की स्थिति हो पैदा हो रही हो, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। ओस बंधु चुग रही मोती उनको जान। ठीक है, जो ओस है क्या चुग रही हैं, मोती उनको जान, तो यहाँ पे भ्रम हो रहा है कि वो चुग क्या रही है। ठीक है, मोती या फिर वो। संदेह अलंकार, जहाँ पे उपमान में संदेह निश्चय हो, तो ये भी इसी की तरह होता है, उसमें भ्रांति हो रही, भ्रम की स्थिति हो रही है, यहाँ पे संदेह होगा। साड़ी बीच नारी है या नारी बीच, उसको संदेह है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, तो संदेह अलंकार होगा। मानवीकरण भी समझ लो, सजीव जो आपके निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह दिखाया गया होगा। ठीक है, तो जैसे सावन में पेड़ पौधे नाच रहे हैं, भाई नाचता कौन है? भाई इंसान नाचता है, सावन में यहाँ पे पेड़ पौधों को नचा रहा है, तो इस तरह से सजीव को जो रहेगा, निर्जीव चीजों को सजीवों की तरह दर्शाया जाएगा, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अब करते हैं भाई छंद। देखो छंद करते हैं भाई, छंद पद का व्याकरण होता है, छंद पद का व्याकरण होता है। छंद होते हैं दो प्रकार के, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, सभी को पता होगा। वार्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। ठीक है, सारी ही चीजें हैं भाई एकदम से पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, बेकार की चीजें एक भी नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाए।
बता दूं मैं आपको, छंद की जो पंक्तियां होंगी उनमें रुकना, लय आती है, ठीक है, रुकावट आती है, तो वहीं आप एक प्रकार से छंदों का प्रयोग होता है। मात्रिक छंद, देखो सबसे पहले मात्रिक छंद जानेंगे। लघु होगा, एक दीर्घ होगा। जो लघु होगा उसमें ए ई उ चंद्र बिंदु ये आपके लघु में आते हैं, जिसका चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है, आ का। दीर्घ का जो चिन्ह होगा इंग्लिश का एस होता है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़े ए बड़ा ए ओ औ ए हैं, ये आपके मात्रिक छंद हो जाएंगे। उसके बाद यति समझिए, यति यति गति तुक ये जो चीजें आती हैं छंद के अंदर, तो उन्हीं को हम छंद कहते हैं। तो यति क्या होता है भाई, वाक्य में रुकना पड़े, किसी सेंटेंस जो आपकी पंक्तियां होंगी वहां पे अगर रुकावट आ रही है, ठहरना आ रहा है, तो वो यति होती है। गति पढ़ने में, समय में, लय, जब आप पढ़ते हो एक लय में चीजों को पढ़ रहे हो तो गति आ रही है। तुक, अंतिम उच्चारण में जो मिलान होता है वो आपकी तुक होती है। तो इस तरह से यति गति तुक हो गई। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर। तो यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ रहे हो, लय में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या है भाई, लय में पढ़ रहे हो, गति आ रही है, उसके बाद यहाँ पे ठहराव आ गया। क्या आ गया भाई, ठहराव आ गया, तो यही रुक गए यहाँ पे, तो ये क्या है भाई, यति है। पढ़ रहे हो लय में, ये ठहराव आपका यति हो जाएगा, तुक हो जाएगी। अंतिम उच्चारण में जो मिलान होगा तो हो लोक उजागर। तो इस तरह से आपके सेंटेंस, ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ से छंद की पहचान होगी, ठीक है, लय गति और तुक की। देखो छंद में जो गणों की संख्या होती है वो 8 होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर रखा है। छंद में गणों की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पे जो है आपका यज्ञ पा मगन तगन रगन जगन भगत नगन सगन, ये आपके 8 हो गए, ठीक है। चौपाई क्या होती है, मात्रिक सम छंद। प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 रहेंगी, ठीक है। 4 चरण होंगे जिनमें मात्राएं रहेंगी आपकी 4, इस तरह से पंक्तियां होंगी, 4 पंक्तियां रहेंगी, वहां आपकी चौपाई रहती है। क्या होती है भाई, चौपाई होती है। और चौपाई में 4 चरण है, ये आपके 1 2 3 4, ठीक है। इनमें आपकी जो मात्राएं होंगी 16-16 मात्राएं होंगी, हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो कैसे होंगी भाई, देखो सूरज फिरे से है मुस्काया, कोहेलिया ने गान सुनाया। यहाँ पे देखो मात्राएं किस तरह से गिनी जाती हैं, आपके 4 चरण हैं, ठीक है। सूरज फिरे से है मुस्काया और केसरिया ने गान सुनाया। तो यहाँ पे मात्राएं गिनेंगे, ठीक है। इस तरह से 1 हो जाती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है। तो इस तरह से 4 होती है आपकी, ठीक है। 2 रहेंगी इस तरह से होती है, इस तरह से नहीं होती है, ठीक है, इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे हमको 16-16 गिननी है। देखो जो आपका से है, यहाँ पे बड़ी ऊ की बड़ा ऊ आ रहा है, तो ये 2 गिनी जाएंगी। कितनी गिनी जाएंगी, 2 गिनी जाएंगी। इसको 2 गिनना है आपको, ठीक है, बड़ा है तो 2। रे जो एक ही मात्रा है, ठीक है, जय है जो एक ही मात्रा एक ही है, तो ये आपकी 4 हो गई। उसके बाद फे, ठीक है, छोटी मात्रा आ रही है तो उसको 1 ही गिनोगे, बड़ी आ रही है, ठीक है, तो आपको 2 गिनना था, यहाँ पे 1 गिनोगे, 1 ही हो गई। उसके बाद आपका ये 2 गिनी जाएंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा है। उसके बाद यहाँ पे बड़ा है कि 2 की मात्रा है ओ की, तो यहाँ पे 2 गिना जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मुँह से का, ठीक है, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, इस तरह से। तो छोटी वो आ रही थी यहाँ पे, इसलिए ये 1 गिना गया यहाँ पे। तो अब जब इनको गिनोगे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आपकी 16 होगी। तो इस तरह से मात्राएं गिननी थी आपको। अगर इस तरह से मात्राएं गिनने पर इनमें आपकी 16 ऊपर वाली में 16 नीचे वाली में आ जाए तो कौन सा छंद हो जाएगा भाई, आपका चौपाई हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा भाई, चौपाई होगा। इस तरह से आपको पहचान करनी है। ऑप्शन में आपको चौपाई दिया होगा, कुछ और भी दोहा दिया होगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप वहां पे मात्राएं गिनना और लगा देना चौपाई, ठीक है, क्योंकि 16-16 है, मैंने 16-16 बता दी। इस तरह से पंक्तियां होंगी, एक पंक्तियां और एक पंक्तियां और एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये। इनकी जब ऊपर वाली पंक्ति में भी 16 होंगी और नीचे वाली में भी 16 होंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। इस तरह से देखो दोहा क्या रहता है, मात्रिक अर्धसम छंद इसको कहा जाता है, ठीक है। मात्रा प्रथम और तृतीय, जैसे कि मैंने बताया इस तरह से 4 रहती है आपकी, ठीक है। तो ये इस प्रथम में और इस तृतीय में, ठीक है, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, इसमें और इसमें क्या रहेंगी, 13 रहेंगी, और इसमें 11 रहेंगी। इसी तरह से आपको पंक्तियां दी होंगी, पहली और तीसरी में 13 काउंट कर लेना, और उसमें अगर काउंट करने पर ये आ रही है तो आपका दोहा हो जाएगा। किस तरह से करोगे भाई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, धा तन की झाई
परे श्याम हरित दिति। तो यहाँ पे जब आप मात्राएं गिनोगे तो ये आपका दोहा ही होगा। एग्जाम्पल में जब यहाँ पे आप काउंट करोगे, काउंट करके देखना, यहाँ पे आपकी 13 आएंगी और यहाँ पे आपकी 11 आएंगी। 13 11 इस तरह से आपकी होंगी तो वहाँ पे आपका दोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? दोहा हो जाएगा। ठीक है, 30 पहले और तीसरे को मिला के आपकी 13 होनी चाहिए और आपका यहाँ पे कह रहा है तृतीय और चतुर्थ को मिला के आपकी 11 होंगी। उसके बाद सौरठा, तो मात्रिक अर्धसम इसको कहा जाता है। इस छंद को मात्रा प्रथम और तृतीय में 11 होंगी, तृतीय और चतुर्थ में यहाँ पे 13 होंगी। तो इस तरह से होगा। इसी तरह से यहाँ पे दोहा का उल्टा होता है सौरठ। दोहा का जो है उल्टा होता है सौरठ। यहाँ पे क्या था दोहे में क्या था भाई? दोहे में पहली जो पंक्ति थी उसमें 13 और दूसरी में प्रथम और तृतीय में 13 13, ठीक है, और तृतीय और चतुर्थ में 11 11। तो यहाँ पे जो उल्टा हो जाएगा, प्रथम और तृतीय में 11 और तृतीय और चतुर्थ में 13 13, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दोहा का उल्टा होता है सौरठ। तो जब आप यहाँ पे इसी तरह से काउंट करनी है भाई मात्राएं, जैसे मैंने बताई थी, बड़ी जो मात्राएं हैं उनको 2 काउंट करना है, छोटी है तो उसको 1 काउंट करना है। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आप जब करोगे तो आपको यहाँ से सही निकलेगा। ठीक है, ये आपका सौरठा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं भाई रोला मात्रिक समछंद। रोला, ठीक है, रोला की पहचान कैसे होता है? मात्राएं 24 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। ठीक है, 24 मात्राएं होंगी। नोट 11 व 13 पर यति होती है। ठीक है, जो मैंने आपको यति बता दी। ठीक है, ठहराव, ठीक है, ले, इस तरह से यति गति मैंने आपको बता रहा कि गति जिसमें गतिता हो, चल रही हो चीज, यति जहाँ पे ठहराव हो, इस तरह से। तो वहाँ पे क्या है? 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी। ठीक है, 24 मात्राएं जो प्रत्येक चरण में होंगी। 11 व 13 पर यति होती है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल पे समझिए आप। 24 मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24, ये डबल है। ठीक है, 24, तो यहाँ पे 24 है। उसके बाद क्या कह रहा अभी? 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और इसकी एक वो 24। ठीक है, इस तरह से। तो 24 हो गई यहाँ पे, 24 24 दोनों में ही हो गई। अब कह रहा है 11 व 13 पर यति होगी। तो 1 और 2 3 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक इसका डैश भी गिना है इसने। तो यहाँ पे आज, उसके बाद रुका है आज, उसके बाद तुम निंद्रा त्यागे। तो इस तरह से यहाँ पे ठहराव हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई। यहाँ पे हाँ आधा, ये एक ही गिना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से न के बाद ये, तो यहाँ पे गति हो रही, नहीं के बाद कायर ही भागो। इस तरह से 11 और 13 पर गति होगी। हरिगीतिका मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 28 होंगी मात्राएं। ठीक है, हरिगीतिका में जब आप इस तरह से पंक्तियां दी होंगी उसमें 28 मात्राएं होंगी। कुंडलिया में मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। ठीक है, वर्णावध 1 दोहा प्लस 1 रोला होगा। 1 दोहा में 13 11 हमने पढ़ रखी है। ठीक है, और 1 रोला में 24 होती है। तो जो कुंडलिया होगी मात्रिक विषम संयुक्त दोनों ही 13 11 और 24 होके हो जाएंगे। नोट कीजिए, कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी पर समाप्त होती है। कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी पर ही समाप्त होती हैं। अप्रबंध वर्जा वार्णिक समृद्ध छंद प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते। कितने होते हैं भाई? 11 वर्ण। तो आज की वीडियो में ये चीजें थी। कैसी लगी वीडियो सभी को बताना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका फास्ट रिवीजन था, समय बहुत कम था, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि मैम एक बार ये चीज़ें करा दो क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने जो है पीपीटी भी नहीं बनाई थी, यहाँ से नोट्स आपसे आपको कराने की कोशिश की है। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड।